ठीक है, अब ध्यान से सुनो कहानी आगे की क्या है। थोड़ा सा स्टैटिक रहने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, हल्का फुल्का स्टैटिक रहेगा, बट कोशिश करूंगा मैं उसको कि तुम्हें थोड़े मजे आए। ठीक है, कल हमने पूरा जो है बॉर्डर के इश्यूज, हर एक बॉर्डर जो लैंड बॉर्डर है उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने बॉर्डर मैनेजमेंट में लैंड, मेरीटाइम और एयर स्पेस की बात की थी, और उसमें हमने लैंड बॉर्डर जो है उसमें जो चैलेंजेस है, इश्यूज है, ठीक है, उसको हमने समझा। मतलब हमने 15,000 किलोमीटर की कहानी को जो है वो एक बार कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा 15,000 किलोमीटर के अलावा अभी 11,000 किलोमीटर की कहानी बाकी है। ठीक है, लगभग 11,000 12,000 किलोमीटर की कहानी बाकी है। 15,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा कि काशगढ़ टू ग्वादर, और रट भी गया होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज दिमाग में नहीं है, तुम खुद डे डायग्राम बना सकते हो, बना सकते हो। मेरा मेन जो पर्पज है और गोल था कल की क्लास से, कल के सेशन से, कि आप लोग खुद से जो है वो इस तरीके के मैप्स बनाओ। बिकॉज सब लोग को थोड़ा सा इसमें ना डर लगता है क्या लिखें क्या ना लिखें। एक मैप तैयार कर लिया तो दिमाग में चीजें एकदम फिट हो जाती है कि इशू क्या है, क्या चैलेंजेस है। तुम अपने आप अगर एक मौके भूल जाओ एग्जाम के अंदर, फिर भी तुम आंसर लिख सकते हो अगर तुम्हें मैप्स पता हो तो। ठीक है, तो मैप्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो और मैप्स के थ्रू ही रिवाइज करना है इनको। ठीक है, चलो आज नई स्टोरी शुरू करते हैं। भूटान बॉर्डर की बात कर लिए, अब मैरीटाइम चैलेंजेस की बात करेंगे आगे। ठीक है, मैरीटाइम चैलेंजेस का कॉन्टेक्स्ट समझो कि 1993 में इन्फिल्ट्रेशन एंड 2008 के अंदर मुंबई अटैक्स, ताज होटल में जो अटैक हुआ, ठीक है, मुंबई अटैक्स जो हुए, मुंबई ब्लास्ट जो हुआ, उसके बाद से मैरीटाइम सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ी। ये बात समझ आ रही है? ये आपका मुंबई, ठीक है, मुंबई के अंदर यहां से जो है शिप से जो है वो लोग आए थे। ठीक है, टेररिस्ट जो है वो वाया सी रूट आए थे। और अगर हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स बहुत अच्छे सिक्योर होते, एक अच्छी इंटेलिजेंस होती, तो शायद ये मुंबई ब्लास्ट जो है, ये ताज होटल वाला जो है, ये शायद ना होता। तो 2008 के बाद हमारी आंखें खुली, सरकार की आंखें खुली कि मैरीटाइम सिक्योरिटी इज एज इंपॉर्टेंट एज लैंड सिक्योरिटी, लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट। ये याद रखना बात। तो मैंने देखो तीन कॉन्टेक्स्ट बताए हैं तुम्हें। बॉर्डर जो लैंड वाला है वो तो ट्रेडिशनल है, वो तो शुरू से ही उस पर ध्यान दिया गया। लेकिन टू ऐसे हैं, चाहे आपका मेरीटाइम चैलेंजेस हो, चाहे आपके एयर स्पेस हो। एयर स्पेस की अक्ल जो है वो हमें 1995 में आई कि एयर स्पेस की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और 2008 के अंदर हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी की अक्ल आई है। बात समझ आ रही है? ये डेट्स याद करनी, ये इंट्रो बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपको टर्निंग पॉइंट पता हो ना किसी भी चीज का, तो आप एक बहुत अच्छा इंट्रो बना सकते हो कि आफ्टर द ड्रॉबैक ऑफ दिस 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 जो है हमने फोकस किया मैरीटाइम सिक्योरिटी में, और ये हमने प्रोविजंस लेके आए, ये हमारी सिक्योरिटी है, ये चैलेंजेस है, ये इश्यूज है, एक्सवाइजेड जो भी लिखना है। फाइन विद दिस। तो कभी भी कोई कॉन्सेप्ट का अगर ओरिजिन लिखा जाए, ठीक है, उसका कोई भी जो वो स्टार्ट हुआ, तो कॉन्टेक्चुअल इंट्रो जो है वो आपके आंसर को मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। Securing India's vast maritime domain through comprehensive border development programs and strategic initiative across the Indian Ocean region. मैरीटाइम सिक्योरिटी में हमारे लिए इंडियन ओशन रीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ आ रही है आपको? आपको आए दिन न्यूज़पेपर में इंडियन ओशन रिलेटेड जो है वो न्यूज में हेडलाइंस मिलेगी, और आज के न्यूज़पेपर के अंदर भी इवन जो है यहां से एक पॉइंट दिया हुआ है। अगर आप एक पेज है जिसपे लिखा है इंडिया मॉरिशियस रिलेशनशिप, किसी ने पढ़ा है अभी तक न्यूज़पेपर? किसी ने नहीं पढ़ा? ठीक है, जब पढ़ोगे, हाँ, जिसने पढ़ा है इंडिया मॉरिशियस रिलेशन, उसमें जो मेन पॉइंट है वो बात की गई है इंडियन ओशन की जो इंपॉर्टेंस है, इंडियन ओशन की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंडियन ओशन पे हमारा जो इन्फ्लुएंस है, वो बात समझ आ रही है? एक आपको मैं बात बताता हूँ, ठीक है, बिफोर हम आगे बढ़े कहानी में। ये माना जाता है कि जो एक ऐसा बोला जाता था कि जो अफगानिस्तान पे रूल करेगा तो लगभग वो मिडिल ईस्ट में रूल करेगा। ठीक है, जो रशिया वाला में रूल करेगा तो वो जो है लगभग पूरा जो एशिया है उस पर रूल करेगा। और एक बात कही जाती है कि अगर जो इंडियन ओशन पे रूल करेगा वो पूरे वर्ल्ड पे रूल करेगा। ये बात कभी किसी ने सुनी है? मेन पॉइंट यहां से क्या निकल के आ रही है कि जो इंडियन ओशन पे रूल करेगा ना, जिसका रूल इंडियन ओशन पे है, वो पूरे वर्ल्ड को रूल करेगा, पूरे वर्ल्ड में उसका इंफ्लुएंस रहेगा, उस कंट्री का इंफ्लुएंस रहेगा। और इसीलिए इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के लिए जो है वो, आप जितने भी डेवलपमेंट्स देखो इंडिया के, चाहे पोर्ट डेवलपमेंट हो, चाहे अभी अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है, आप आज उस पर भी एडिटोरियल है, आप उसको भी पढ़ना। उसमें भी जो मिनिस्टर है, एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने पूरा एडिटोरियल लिखा है और उन्होंने बोला है कि ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले सोनिया गांधी ने लिखा था एडिटोरियल सेम उसी जगह पे, अगर आपको दिमाग में पता हो तो, आप न्यूज़पेपर अगर डेली फॉलो करते हो, देखो कितना इंपैक्ट होता है। एक ओपोजिशन ने सेम निकोबार के ऊपर
अभी 4 दिन पहले 3 दिन पहले एडिटोरियल लिखा था। आज उसी के जवाब के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं आपका भूपेंद्र यादव जो है एनवायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने जो है वो ग्रेट निकोबार के ऊपर पूरा एडिटोरियल लिखा है। उस एडिटोरियल में पूरा बताया हुआ है कि इसकी कितनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। बात समझ आ रही है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी में आ सकता है, और आएगा तो इंडियन ओशन के स्पेसिफिक, जो इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट या उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल के अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए अगर आज का एडिटोरियल ही सिर्फ पढ़ लिया और उसको एआई को सौंप दिया और एआई को कह दिया कि मुझे इसके जो है इंट्रो बॉडी कंक्लूजन पूरा बढ़िया बना के दे दो, और तुमने उतना ही तैयार कर लिया, तो तुम्हारा मटेरियल तैयार है। बात समझ आ रही है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आज का एडिटोरियल उतने से ही काम हो जाएगा। फाइन विद दिस? ठीक है। इसके दो जगह पे इंपॉर्टेंस है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के, इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी प्लस इंडिया के बायलैटरल रिलेशन, मतलब जो हम आईआर पढ़ते हैं उसके अंदर भी जो है आपकी इंपॉर्टेंस है। तो शायद क्वेश्चन जीएस2 में भी पूछा जा सकता है, बट ज्यादा चांसेस है उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण उसका क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। हालांकि यूपीएससी ने मैरीटाइम सिक्योरिटी अभी रिसेंट में पूछा है, तो शायद थोड़े चांसेस कम है, बट शायद निकोबार प्रोजेक्ट जो न्यूज में रह रहा है उसके कारण मैरीटाइम सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखना, इंडियन ओशन में कोई भी अगर हरकत पूरे साल भर में हो, वो जो छोटे छोटे डेवलपमेंट्स है प्लीज उनको ध्यान में रखना। चाहे इंडिया और मालदीव्स के बीच में चाहे बायलैटरल रिलेशन के जो है वो खराब हुए, उसमें भी इंडियन ओशन क्यों जो है वो, तुम्हें याद है अगर वो किसी को मिजो वाला जो पूरा इंसिडेंट पता है जो हुआ था आज से 5-6 महीने पहले, मोदी जी गए थे वहां पे लक्षद्वीप के अंदर, वहां जाके फोटो खिंचवाई, याद है वो सब सारा तामझाम? ठीक है, तो वो तामझाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक अगर मालदीव्स को थोड़ा सा सबक नहीं सिखाया ना, अगर ये ज्यादा इंडिया गो बैक करने लग गया तो हम लोगों के लिए दिक्कत है। तो हम लोगों को इसके साथ बना के रखनी पड़ेगी, इसको थोड़ा बहुत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब जो है हेल्प करनी पड़ेगी। मालदीव्स बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, चाइना इन्फ्लुएंस कर देगा तो इंडियन ओशन पे वैसे चले जाएंगे। एक तो ये चौक पॉइंट है, दूसरा मॉरिशियस चौक पॉइंट है। बात समझ आ रही है? थर्ड चौक पॉइंट है इंडिया का, ये पूरा इंडियन ओशन में आपका मलक्का स्ट्रेट, अगर किसी को पता हो। मलक्का स्ट्रेट पता है? मलक्का स्ट्रेट कहां पे है बताओ, देखते हैं तुम्हारी ज्योग्राफी। थाईलैंड और किसके बीच में है? जावा, इंडोनेशिया थाईलैंड जो है उसके बीच में। ठीक है, वहां पे मलक्का स्ट्रेट है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो एक चोक पॉइंट है। ठीक है, तुम आईआर में पढ़ोगे उसके बारे में, बट मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं, सिग्निफिकेंस बता रहा हूं, मैरीटाइम सिक्योरिटी की सिग्निफिकेंस बहुत है। जितना हमने तवज्जो 15,000 किलोमीटर पे दिया है, उतना ही तवज्जो हमें 12,000 किलोमीटर पे देना पड़ेगा। ये याद रखना बात, ये बात समझ, ये फ्यूचर है, ये ट्रेडिशनल है जो हमें करना ही करना है। लैंड तो सभी बचा रहे हैं, सोवेनिटी ये तो पुराने जमाने से आ रहा है कि अपनी लैंड को बचाए, बट मैरीटाइम सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें न्यूज़पेपर में। कभी भी शिवाजी न्यूज पे रहे, ठीक है, शिवाजी अगर न्यूज में रहे, ठीक है, इंडियन नेवी से रिलेटेड अगर शिवाजी कुछ किया हो, तो बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स दी होती है। ये शायद एक ऐसी लाइन है, मुझे वो हिंदी में पता है, वो संस्कृत में लाइन है कि जिसके पास समुद्र का बल है, मतलब जिसके पास समुद्र की पावर है वही बलवान है, इस टाइप का संस्कृत में कोट है। ठीक है, तस्य बलवान ऐसे करके एक लाइन है, मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शिवाजी का जो मेन जो इंपॉर्टेंस था मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो आप इंट्रोडक्शन अगर फिलोसॉफिकल कभी करना हो तो शिवाजी से आप कर सकते हैं। क्लियर? ये सब आपको इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे टाइम इसीलिए लगाया है इतना सब कुछ बताने के चक्कर में कि मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत वास्ट है, ये बहुत वास्ट है, ये मैं अभी भी कंप्लीट नहीं करवा सकता इसको, ये आए दिन आपको एड ऑन करना पड़ेगा, इसमें रोज डेवलपमेंट हो रहे हैं। बात समझ आई सबको? क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो। अब आगे बात करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी पे। कोस्टल सिक्योरिटी कैसे होती है उसका एक स्ट्रक्चर समझो, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको एक स्टैटिक पार्ट प्रीलिम्स का बताऊंगा। ये भी प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है वैसे तो। ठीक है, ये इंडिया का कोस्टल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, ध्यान से समझना। जो आपके नियर कोस्ट एरिया है, ये नियर कोस्ट, ठीक है, वहां पे होगी आपकी कोस्टल पुलिस। ठीक है, जो नियर कोस्ट है, मतलब अगर मान लो ये कोस्ट है, तो कोस्ट के सबसे पास वाले जो है उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कोस्टल पुलिस की, सिक्योर लैंड सी इंटरफेस। जो लैंड और सी के बीच का जो इंटरफेस है, वहां पे आपकी कोस्टल पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग करेगी, वो डिप्यूटेड होगी, ये याद रखना। उसके बाद जो है वो नंबर आता है कोस्ट गार्ड का। बात समझ आ रहा है? इस पे यूपीएससी ने 2023 में कोस्ट गार्ड्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कोस्ट गार्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो इकोनॉमिक जोन है,
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अभी मैं डिस्कस करूंगा क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसका सर्विलेंस एंड इंटरडिक्शन जो है, मतलब वहां पे जो है इनका डेप्यूटेशन है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोस्ट गार्ड्स के अंडर आती है। उसके बाद जो हाई सीज है, ठीक है, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद वो इंडियन नेवी की जिम्मेदारी है। तो इंडियन नेवी की जिम्मेदारी यहां पे नहीं है, कोस्ट के ऊपर, ये याद रखना बात। जो भी कोस्ट सिटी में रह रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि कोस्ट पे जो होते हैं वहां पे कोस्टल पुलिस होते हैं। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो डेप्यूटेड होते हैं वो होते हैं कोस्ट गार्ड, और कोस्ट गार्ड के बाद जो है वो नंबर आता है इंडियन नेवी का। ये डायग्राम बस आपको एक बार याद रखना है, कभी भी आप इस डायग्राम को आंसर्स में बना सकते हो। फाइन विद दिस, बस इतना ही काम कर। ये फॉलोइंग मुंबई टेरर अटैक, इंडिया लॉन्च्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम with 73 coastal police station and 204 interceptor boats, unified command structure for all coastal district। so coastal district कोई भी हो जो कोस्ट के ऊपर है, चाहे सूरत हो, वाइजैग हो, ठीक है, चेन्नई हो, कुछ भी हो, वहां पे इस तरीके का फ्रेमवर्क जो है वो काम करता है। ये बात समझ आई सबको? ये क्लियर है? ठीक है, कभी भी कोस्ट पे जाओगे तो तुम्हें ये सब चीजें जो है तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। फाइन विद दिस, अब आते हैं ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है भैया, जहां पे कोस्ट गार्ड है। आप थोड़ा सा इसको इंडिया की मैरीटाइम टेरिटरी को बताओ। बचपन से हम सुनते आते हैं कि इंडिया का जो है 12 किलोमीटर न्यूटिकल माइल, सुना होगा तुम लोगों ने, हम जब छोटे थे स्कूल के अंदर थे कि 12 न्यूटिकल माइल्स जो है तब तक का हमारा एरिया है और है, ये सब सुनते हैं। बट ये उतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल हम समझ रहे हैं। अब ध्यान से समझो कि 12 न्यूटिकल माइल उसके बाद भी क्या सीन है, उसको समझो थोड़ा सा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। देखो मैं पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूं, फिर डायग्राम से जो है उनको हम समझेंगे। इंडिया की मैरीटाइम टेरिटरी क्या है, ये मैरीटाइम टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आता है टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, ये होता है आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, फ्रॉम बेस लाइन। सो जो बेस लाइन है वहां से 12 नॉटिकल माइल तक आपका टेरिटोरियल वाटर जो है वो होता है। तो टेरिटोरियल वाटर फर्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद दिस जोन इज इंडिया सॉवरेन टेरिटरी, ये हमारी खुद की टेरिटरी है 12 नॉटिकल माइल, जो हम अभी तक ज्योग्राफी में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसको बोलते क्या है, टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। ये हमें दिमाग में रखना है। मीनिंग अदर नेशन रिक्वायर परमिशन टू एंटर दिस एरिया, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर अदर नेशन की बोट को या किसी को आना है यहाँ पे, अगर कोई आता है तो वहां पे उसको जो है यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी इंडिया की, बिकॉज ये इंडिया का खुद का सोवरेन जो है वो एरिया है, ये याद रखना। 12 नॉटिकल माइल तक इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। जिसको टेरिटोरियल वाटर समझ आ गया एक बार TW कमेंट बॉक्स में लिख दो। फिर हम बात करते हैं आगे कॉन्टेजियस जोन। कंटेजियस जोन क्या है, ठीक ठीक है, अब आते हैं कंटेजियस जोन क्या है। रीचेस अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, मतलब 24 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो ये होता है, मतलब 12 + 12 आगे के 12, मतलब बेस लाइन से, ये देखो ये जो हो रहा है ये फ्रॉम बेस लाइन हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। फ्रॉम बेस लाइन 24 नॉटिकल माइल तक जो आपका एरिया है उसे बोलते हैं कॉन्टेजियस जोन, ठीक है। कंटेजियस मतलब दो के बीच का, तो ये तो वर्ड से ही समझ आ रहा है कंटेजियस जोन। इट फंक्शन एज अ हॉट परस्यूट जोन, ठीक है, अलाउइंग इंडिया टू चेज apprehend vessels violating its law, infringements of customs, sanitary, immigration and fiscal regulation can lead to punishment। बात समझ आ रही है? बेसिकली ये 24 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया है बेस लाइन तक, ये कंटेजियस जोन है, ठीक है। ये इंडिया का जो आगे की 12 नॉटिकल माइल है ये सोवरेन कंट्री, सोवरेन नहीं है, बट यहाँ पे इंडिया जो है वो अपने वेसल्स और जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस डेप्यूट कर सकता है। यहाँ पे भी अगर कोई हलचल होती है तो उस पर जो है वो एक्शन ले सकता है, ये याद रखना। इट्स फंक्शन एज अ हॉट परस्यूट जोन अलाउइंग इंडिया टू चेज apprehend vessels violating its laws, infringements of the customs, sanitary, immigration, मतलब किसी ने कस्टम को कुछ वायलेट किया और किया तो यहाँ पे भी हम हमारी जो फोर्सेस को लगा सके। बट ये हमारी सॉवरेन जो है वो एरिया नहीं है, बस ये बात याद रखना, ये हमारी सॉवरेन एरिया नहीं है, बट हम यहाँ पे हमारी जो है वो प्रॉपर रेगुलेशन कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। थर्ड है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये है हमारा 200 नॉटिकल माइल तक, मतलब फ्रॉम बेस लाइन, ठीक है, देखो एक्सटेंड फ्रॉम द आउटर लिमिट ऑफ, नॉट सॉरी बेस लाइन, फ्रॉम टेरिटोरियल सी अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, सॉरी बेस लाइन से, इसने यहाँ पे वर्ड बेस लाइन नहीं लिखा, ठीक है, यहां से बेस लाइन से आपके 200 नॉटिकल माइल्स जो है, ठीक है, एक्सटेंड अप टू द आउटर लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल सी अप टू द 200 नॉटिकल माइल्स। विद इन दिस जोन इंडिया होल्ड्स एक्सक्लूसिव राइट, ध्यान से सुनना, टू द नेचुरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। देखो इसका नाम क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इस एरिया के अंदर कोई भी इकोनॉमिक जो है हमें कोई एडवांटेज मिलता है, कोई ऑयल है और है कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, वो हमारे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मिनरल्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन, फिशिंग, ये सब हमारा एरिया है।
ships of other countries may pass through if they pose no threat। ठीक है, यहां से दूसरी शिप जा सकती है, उनका कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, पूरा इकोनॉमिक जो हमारे अंडर है, हम यहाँ पे जो भी मिनरल रिसोर्सेज है, फिशिंग है, उन सब पे अधिकार हमारा है, 200 नॉटिकल माइल। इसके बाद भी होता है, वहां पे आपको इनोसेंट पासेज का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, आप लोगों ने आजकल का, कल ही शायद न्यूज़पेपर में आया है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो, इनोसेंट पासेज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो वो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना दिमाग में रखो, बस हमें 3 बातें याद रखनी है। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, जस्ट आप इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर, और डायरेक्ट पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। फ्रॉम बेस लाइन, पॉइंट है बेस लाइन। ठीक है, यहां पे हमारा वो मान लो क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे बेस लाइन, फ्रॉम बेस लाइन टू 12 नॉटिकल माइल क्या है आपका, टेरिटोरियल सी। क्लियर है ये बात? सबको क्लियर? तो थम्स अप कर दो फटाफट। उसके बाद फ्रॉम बेस लाइन टू 24 नॉटिकल माइल, ये हमारा कॉन्टेजियस जोन, और फ्रॉम बेस लाइन टू 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, उसके बाद आता है हाई सीज। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल हाई सीज की ट्रीटी है, यूएन क्लॉज, ये तुम पढ़ोगे आगे, शायद GS2 में पढ़ोगे, हाँ, यूएन क्लॉज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑन द सी, ठीक है, ये कन्वेंशन है, ये हाई सीज के लिए है। ठीक है, इसमें एक अथॉरिटी भी है, वो सब वहीं पढ़ोगे, तो मैं भी इस पे दिमाग नहीं लगा रहा, बस इतना दिमाग में रखो, यूएन क्लॉज और वो सब जो यूएन के कन्वेंशंस है फ्रॉम फॉर हाई सीज, वो सब यहाँ पे काम करते हैं आफ्टर 200 नॉटिकल माइल्स। क्लियर है? बात समझ आ रही है ये सबको? फाइन विद दिस? इतना थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना चाहिए कि मैरीटाइम सिक्योरिटी किस तरीके से काम करती है। फाइन विद दिस? क्लियर है? तो अब मुझे बताओ, इस हाई सीज में कौन खड़ा हो सकता है? यहां पे कौन है? इंडियन नेवी, नेवी के शिप्स। बात समझ आ रहे हो? हाई सीज में हमने अभी पढ़ा इंडियन नेवी। ठीक है, अप टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसका रोल है? यहां पे किसका रोल है? कोस्ट गार्ड। ठीक है, अभी पढ़ा है। और यहां से पहले यहां पे किसका रोल है? कोस्टल पुलिस। अब तुम्हें शायद ज्यादा और अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर है? अब इन तीनों के बीच में इंटीग्रेटेड जो है वो होना चाहिए, इनके बीच में इंटरकनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। पता चले हाई सी से आ रहा है और कोस्ट गार्ड के साथ कनेक्शन ही नहीं है नेवी का, तो काम खत्म। यहां से निकल गया मान लो कोई, तो आगे कोई पकड़ने वाला तो चाहिए, यहां से निकला तो आगे पकड़ने वाला तो चाहिए। तो इनका कोऑर्डिनेशन 3 एजेंसीज का, 3 सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बात। क्लियर है? समझ आई बात सबको? ये बात सबको समझ आई? इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड एंड कोस्टल पुलिस, और इनका कहां पे कितना कितना क्या सिस्टम रहता है। क्लियर? तो ये भी हमने फ्रेमवर्क अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब आते हैं थोड़ा फैक्चुअल डेटा, हल्का सा। लगभग इंडिया की मैरीटाइम टेरिटरी कितनी है? इंडिया मैरीटाइम टेरिटरी, इसको ध्यान से समझो, सिर्फ 3 वर्ड याद रखने हैं। 1200 प्लस तो हमारे आइलैंड्स है। ठीक है, स्कैटर्ड अक्रॉस इंडियाज मैरीटाइम टेरिटरी 1200 प्लस आइलैंड्स। 11,900 किलोमीटर अप्रॉक्स हमारी कोस्ट लाइन है। 11,009, पहले हम 7,500 बोलते थे मैरीटाइम वाली, अब वो अपडेट हो गई है, अपडेट होके 11,900 के आसपास, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपकी कोस्ट लाइन है इंडिया की। ठीक है, उसके बाद जो है स्पेस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है? लगभग 2.02 स्क्वायर किलोमीटर का, 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है अंडर इंडियन कंट्रोल। तो अब बताओ, अगर तुम सिर्फ ये 3 डेटा लिखते हो इंट्रो के अंदर, तो तुम क्या ये सिग्निफिकेंस बता सकते हो कि इंडिया की मैरीटाइम टेरिटरी और इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है? बात समझ आ रही है? यही है सब आंसर राइटिंग। छोटे छोटे डेटा को यूज कैसे करना है, अगर वो पता है ना, तो तुम इसको यूज कर सकते हो। एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो इसके लिए, इस टाइप का। बात समझ आ रही है? ठीक है, इस बीच वाले एरिया को लिखो इंडिया की मैरीटाइम टेरिटरी या मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो भी लिखना है इंडिया की। ठीक है, यहां पे लिखो 1200 प्लस आइलैंड्स। जितना तुम, अब देखो इसी इंफॉर्मेशन को लिखना कैसे, जो जितना सुंदर लिखेगा ना उसको इतने नंबर मिलेंगे, याद रखना। ये बात बिल्कुल याद कर लो साइकोलॉजी की, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। और मुझे इसकी इंपॉर्टेंस अब और ज्यादा समझ आ गई जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, कि ये मैटर नहीं करता कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, ये मैटर करता है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूं। आप आंसर में क्या लिख रहे हो वो बाद की बात है, आप कैसे लिख रहे हो, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, वो सबसे पहली बात है। ये बात हमेशा याद रखना। इसीलिए मैं आंसर राइटिंग में, लोग कंटेंट पे फोकस करते हैं, बट कंटेंट से पहले कि आपकी नोटबुक दिख कैसे रही है, मैं हमेशा इस चीज पे इंपॉर्टेंस करता हूं कि अगर जब आपकी नोटबुक दिखने में ही अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं है, तो फिर बहुत कम चांसेस है कि उसको वो अंदर तक कोई पढ़ेगा।
बात समझ आ रही है? शायद आपको लग रहा है कि बहुत डिटेल में नोटबुक चेक होती है, प्लीज इस हवा से बाहर निकलो। सबसे पहले हाउ यू प्रेजेंट दैट मैटर्स अ लॉट, ये हमेशा याद रखना। चाहे इंस्टाग्राम हो, इंस्टाग्राम में आप प्रेजेंट कैसे करते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाने आप प्रेजेंट कैसे करते हो सेम ही कंटेंट को, बहुत मैटर करता है। वही हुक होता है, वही आपकी रिटेंशन करता है। सेम वही है कि तुम्हें एग्जामिनर को रिटेन करना ना, वो रिटेंशन तो हो, कैसे नंबर मिलेंगे? रिटेन ही नहीं कर पाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात याद रखना मेरी, क्लियर? सो इसी बात को इस तरीके से एक डायग्राम बना दिया तो कितना सुंदर तुम लिख सकते हो कि ये इतने आइलैंड्स है, ये हमारी 11,900 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये डायग्राम बन गया, खत्म। एक बॉक्स बनाओ साइड में, खत्म। बात समझ आ रही है? प्लीज फोकस ऑन डायग्राम। जितनी ज्यादा तुम्हारे पास कई बार डेटा होना, प्लीज कोशिश करो कि इसको मैं डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि यूपीएससी में स्कोप लिखने का कम है, ये याद रखना बात। इन आंसर्स में लिखने का 110 वर्ड है, 200 वर्ड है मैक्सिमम, आपको कम वर्ड्स में उस चीज को प्रेजेंट करना है। सो प्लीज फोकस ऑन दिस पार्ट। अभी टाइम है, अभी सुधर जाएगी, बाद में नहीं सुधरेगी, याद रखना। इंडियाज वास्ट मैरीटाइम डोमेन एनकंपासेस, ठीक है, ये तो हमने बात कर ही ली है वैसे, ठीक है, यही डेटा है। ये 3 डेटा आपको याद होने चाहिए, मुंह जबानी याद होने चाहिए, क्योंकि रात को कोई ऐसी जगह के भी उठा के पूछे ना तो पता होना चाहिए कि क्या है 2.02 स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये भी डेटा है। देखो ऐसे डेटा होना तो बहुत सुंदर सुंदर, आराम से तुम एज इट इज इनको अपने नोटबुक में बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। समझ आ रही है? आजकल यही जमाना है, अगर तुम इस तरीके से समझाओगे चीजों को तुम्हें नंबर मिलेंगे, ये बात याद रखना। 95% जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है बाय सी होता है, यहीं से ट्रेड होता है, वॉल्यूम बाय सी। नियरली ऑल ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी मैरीटाइम रूट्स। सो 95% हमारा ट्रेड बाय वॉल्यूम जो है वाया सी जो है वो एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है, जो भी ट्रेड होता है। उसके बाद 70% ट्रेड वैल्यू, मतलब ट्रेड वैल्यू ये है बाय वॉल्यूम, ये है वैल्यू, 70% यहीं से हो रहा है। उसके बाद 80% जो डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन आपके किचन के अंदर जो गैस आ रही है ना, वो गैस कभी भी रुक सकती है। बात समझ आ रही है? वो गैस कभी भी रुक सकती है अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी को बचा के नहीं रखा तो। और आज की डेट में तो एक नया सिग्निफिकेंस और आ गया है, आपका इंटरनेट नहीं है ये तो, अगर आपकी मैरीटाइम सिक्योरिटी नहीं है ठीक ठाक तो आपके इंटरनेट के कनेक्शन भी कट जाएंगे। रेड सी में क्या हुआ, केबल कट्स, वो तो चलो ठीक है, नेचुरल, मतलब कोई दिक्कत आई है टेक्निकल, मान लो उसको कोई काट दे, फिर खत्म, पूरी इकोनॉमी ठप। अगर मान लो इंटरनेट ही बंद हो जाए, पूरी इकोनॉमी ठप नहीं है। समझो इस बात को, इसको यूज करो ना करंट को करंट में, एक भी तो सिग्निफिकेंस है। इसीलिए किसके लिए जा रहे हैं हम? सैटेलाइट इंटरनेट के लिए जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? ये तामझाम है, इसीलिए हम सैटेलाइट के लिए जा रहे हैं, एलोन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट। ये है पूरी यूपीएससी। प्लीज कनेक्ट करो चीजों को कि ये चीज हो रही है तो इसके पीछे क्या है और ये चीज कैसे कनेक्ट हो रही है। बात समझ आई? स्टारलिंक प्रोजेक्ट सुना है ना, एलोन मस्क, सैटेलाइट, इंटरनेट, ठीक है, चलो। सो इंडियाज रैंक सेकेंडली ग्लोबली इन फिश प्रोडक्शन व्हाइल इंडियन ओशन कंटेन्स वास्ट पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ये याद रखना, ये कीवर्ड है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, से तुम्हें बहुत जगह पे काम आएगा ज्योग्राफी के आंसर्स में। प्लीज रीड इसको, कीवर्ड को यूज करना। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इसमें काफी ज्यादा है आपके, मतलब मिनरल रिसोर्सेज काफी है, फिश प्रोडक्शन फिशरीज के लिए इंपॉर्टेंस है, आपके ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंस है, आपकी डोमेस्टिक गैस के लिए इंपॉर्टेंस है, आपके डोमेस्टिक जो टेलीकम्युनिकेशन है उसकी कनेक्टिविटी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब याद रखना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, SLOCs, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सी लेन्स मतलब जैसे मान लो हमारी ट्रेड, हमारी रोड्स की कनेक्टिविटी होती है, यस और नो, रोड्स होती है, हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है, ये कनेक्ट होती है। वैसे सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे समझ लो हाईवे ऑफ द सीज, इसे बोलते हैं सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो प्लीज इसको दिमाग में रखना, ठीक है, इसको हमेशा ऐड करना अपने आंसर्स में। क्लियर है? नेक्स्ट, थ्रेट क्या है? चलो थ्रेट की बात करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात करते हैं, ठीक है, चलो। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं, 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तो नहीं है, 3 भी नहीं, 1 और 2, 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 प्रिपेयर कर लो, बहुत है बॉर्डर डिस्प्यूट में। फटाफट बताओ कि मैं किसका डायग्राम बना रहा हूं।
ठीक है, एक तो ये, उसके अलावा ठीक है, ठीक है, बस ये दो डायग्राम हमें याद रखने हैं इंडिया के, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड। ठीक है, आईआर में आप पढ़ोगे, बट ठीक है, वेरी गुड साक्षी। एक तो यहाँ पे कच्चा तीव, न्यूज में ये भी है, आते हैं कच्चा तीवू। बात समझ आ रही है? तुम्हें सब पता चल रहा है कि जो न्यूज में मैं हेडलाइन कर रहा हूं, शायद जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, अब उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये दो याद रखने बस, यहाँ पे कच्चा तीवू एंड पाक स्टेट, ये दो याद रखने मेजर, हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, ये दो का आप दिमाग में रखो, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये है इंडिया वर्सेस श्रीलंका, यहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, सर क्रीक है एक तो, इस सर क्रीक को हमें अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, कंजर्वेशन करना है, फिशिंग है और है, ठीक है, वहां से पाकिस्तान का खतरा है। दूसरा कच्चा तीवू और पाक स्टेट, यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट है, कच्चा तीवू आइलैंड, वहां पे कई बार फिशरमैन, इंडिया के फिशरमैन ही चले जाते हैं वहां पे, थोड़ा सा यहाँ पे भी इंडिया जो है, और मतलब थोड़ा सा क्या ही बोलूं मैं, ठीक है, समझ जाओ तुम। ठीक है, चलो अब आ जाओ प्राइवेसी, पायरेसी एंड टेररिज्म, इसको समझो, इसके लिए एक डायग्राम है, इसके लिए एक डायग्राम और बना देते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे डायग्राम निकालने हैं तुम्हें आंसर में, मैं ऐसे ही नहीं बना रहा, प्लीज। ठीक है, इतना ही बना दो, बहुत है, मोर देन इनफ है यार, इतना ही बना दो, मैंने तो इतना ही बनाया है, और ये तो बना ही सकते हो पेपर में, मैं पूरे वर्ल्ड का डायग्राम तो कहीं नहीं रहा, यहाँ पे बना दो मेडागास्कर, यहाँ पे बना दो इंडिया, ठीक है, और एक यहाँ पे अपने काम का है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एक दो तीन, ठीक है, क्लियर, ये डायग्राम समझ आया? अब बताओ मैं कौन से इशू की बात कर रहा हूँ, दो चोक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एक तो मैं यहाँ पे चोक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, नॉट चोक पॉइंट, पहले एरिया की बात करता हूँ, चलो यहाँ पे आपका सोमालिया, ठीक है, चलो रेड कलर का बनाता हूँ, थोड़ा समझ आएगा, सोमालीलैंड, सोमालिया, ठीक है, एक तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, इस टाइप का, ठीक है, ड्रॉ कर देता हूं, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, और ये है सोमालीलैंड, इसको आप पढ़ोगे ज्योग्राफी के अंदर भी, ज्योग्राफी में सोमाली में मॉनसून, इंडियन मॉनसून में सोमाली का सिग्निफिकेंस याद आ रही है, ऐसा कुछ पढ़ा हो कभी, हल्की हल्की याद आ रही हो, ठीक है, वही वाला, तो ये सोमालीलैंड, ये क्या है, यहाँ पे ये एरिया है सबसे ज्यादा हाई पायरेसी वाला एरिया, हमेशा याद रखना, हाई पायरेसी वाला एरिया है, यहां से बहुत पायरेट्स होते हैं, ठीक है, इंडिया में अगर यहां से आना हो, ये पायरेसी वाला एरिया है, ये हमेशा याद रखना, और जो ये वाला एरिया है स्टेट ऑफ मलक्का, यहां से चाइना, चाइना के सारे गुड्स यहीं से जाते हैं, क्योंकि ये पूरा एशिया को कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर रहा है, बात समझ आ रही है? ये स्टेट ऑफ मलक्का वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो चोक पॉइंट हमें दिमाग में रखने हैं, उसके बाद अभी हम जो सिग्निफिकेंस है हमारा, यहाँ पे अंडमान निकोबार में हम जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंडिया की मेरीटाइम सिक्योरिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, बात समझ आ रही है? ठीक है, ये दो डायग्राम आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने सुंदर डायग्राम बना दूंगा, ठीक है, खुद की तारीफ खुद ही कर लो, तुम तो करोगे नहीं, तो खुद ही कर लो, आदमी को खुश रहना चाहिए, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है, कोई बताएगा? मुझे नहीं पता यार, ये गल्फ ऑफ एडन कहाँ है, यही है ना गल्फ ऑफ एडन, यहीं पे पढ़ते हैं गल्फ ऑफ एडन, एडन, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन भी पता है, बाबल मंडेब भी पता है, ये सब पढ़ते हो तुम प्रीलिम्स में, ठीक है, इन सब की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे इनके डायग्राम्स काम आते हैं, क्लियर? सो गल्फ ऑफ एडन, इंडियन ओशन वाटर, मेरीटाइम सिक्योरिटी, ये सब दिमाग में रखना है, उसके अलावा मतलब क्यों, अब देखो मेजर मेरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है, एक तो थ्रेट है ये सोमाली लैंड से, सोमाली पायरेसी यहीं पे है सबसे ज्यादा, जो पायरेट्स नहीं होते, सी फियरर्स पायरेट्स, ठीक है, वो सारे यहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इनका अड्डा है यहाँ पे, ठीक है, तो पायरेट्स की जगह है ये, उसके अलावा यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है, इलीगल फिशिंग आईयूयू, ठीक है, फिशिंग डिप्लेट्स मेरीटाइम रिसोर्सेज वाइल ड्रग्स आर्म्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सप्लॉइट्स मेरीटाइम रूट्स,
ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद साइबर एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स तो है ही, ठीक है, ऑयल स्पिल्स हो गए और हो गए क्राइम्स, एनवायरमेंटल जो डिस्ट्रक्शन है वो सब आपको दिमाग में रखना है। बस ये आईआईयू को थोड़ा सा याद रखना, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड जो फिशिंग होती है, ठीक है, इस पे फाओ की रिपोर्ट है और वो सब है। बट तुम्हें इतना दिमाग नहीं रखना कि मेजर मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स है ये में, एक तो हमें एक इलीगल माइनिंग से खतरा है पूरी मैरीटाइम को, साइबर से है, एनवायरमेंटल थ्रेट से है, बॉर्डर डिस्प्यूट से है, पायरेसी से है, टेररिज्म से है, इन सबसे अभी मेजर खतरा है। क्लियर, फाइन विद दिस? ठीक है, अब क्या इनिशिएटिव्स लिए इंडिया ने? एक तो है सागर इनिशिएटिव इंडिया का, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन्स इंप्रूव्स इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिलेशन विद मैरीटाइम नेबर्स अक्रॉस द इंडियन ओशन। मतलब सागर इनिशिएटिव डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, दिमाग में रखो, जितने भी हमारे मैरीटाइम जो नेबर्स है उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाना, उनके साथ सिक्योरिटी ग्रोथ के काम करना, उसे बोलते हैं सागर इनिशिएटिव। ठीक है, फिर एक है प्रोजेक्ट मौसम, ये भी आप लोग न्यूज में आए दिन देखते हो। रीस्टैब्लिश कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन चैलेंज बिटवीन दी नेशन सराउंडिंग द इंडियन ओशन रीजन, जितने भी इंडियन ओशन के रीजन है, और एक तुम्हें भी याद होगा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये भी तुम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हो। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इंडियन ओशन वाले जितनी भी कंट्रीज है जो इंडियन ओशन से कनेक्टेड है, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बात। तो प्रोजेक्ट मौसम, फिर सागरमाला इनिशिएटिव, ये भी आपको पता है कि हमारे जो कोस्ट है उसको कनेक्ट करना, ऐसे सागर की माला बनाना। ठीक है, तो सागरमाला प्रोजेक्ट भी आपको पता ही है। पोर्ट्स को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो भी हम बना ही रहे हैं, पोर्ट्स को डेवलप कर ही रहे हैं। उसके अलावा इंडियन ओशन नेवल साइंपोजियम एंड रिम एसोसिएशन, जो मैंने अभी बताया, फोस्टर क्लोजर मैरीटाइम टाइम्स एंड एड्रेस रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है, एज इट इज आंसर में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पाथवे फॉरवर्ड क्या है रीजनल कोऑपरेशन का? रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होना चाहिए, एनहांस पार्टनरशिप, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है, जैसे सार्क, बिम्स्टेक, आसियान, ये सब इंटरनेशनल आईआर में पढ़ोगे तुम। ठीक है, इन सब की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। क्लियर, फिर कॉमन ऑपरेशनल ग्रिड होना चाहिए, यूनिफाइड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, मतलब यूनिफिकेशन का काम है, कॉमन जो है वो सब लोग एफर्ट्स करे तो ही मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर रह सकती है। क्लियर, अब इसका स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव क्या है? इमीडिएट प्रायोरिटीज क्या है हमारी? एस्टैब्लिश मल्टीडिसिप्लिनरी मैरीटाइम एडवाइजरी बॉडी, कोऑर्डिनेट एफर्ट्स ऑन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी चैलेंजेस। सो इंडो पैसिफिक भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया प्लस मतलब इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक ओशन। एड्रेस साउथ चाइना सी टेंशन, ठीक है, थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, ठीक है, एंड एनहांस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये सब दिमाग में रखना है। मल्टीडिसिप्लिनरी मैरीटाइम एडवाइजरी बॉडीज अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर अ कंट्री विद इंडियाज मैरीटाइम रिसोर्स डिफिकल्टीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये दिमाग में रखना, एक वे फॉरवर्ड हो गया सिंपल सा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ये था इंडिया का मैरीटाइम सिक्योरिटी वाला जो डायमेंशन था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने डिस्कस किया है। किसी को कोई डाउट? एनी डाउट यहां तक? आई नो थोड़ा सा स्टैटिक है, ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग अटेंशन को लूज भी कर सकते हो, मैं मानता हूं ये बात। बीइंग अ स्टूडेंट मैं इस टेबल पे बैठा हूं, मैं उस टेबल पे बैठा था, तो मैं समझ सकता हूं ये बात, लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे। इसमें कुछ हंसी मजाक हो नहीं सकता, करे क्या, ठीक है, बट कोशिश करेंगे अगर कुछ होगा तो। मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक देता हूं, चलो थोड़ा घूम के आओ, उसके बाद फिर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। क्लियर, 2 मिनट का ब्रेक। ठीक है, सो कोर बॉर्डर मैनेजमेंट चैलेंजेस क्या है? ठीक है, चैलेंजेस सिर्फ 4 है, सिर्फ 3 से 4 चैलेंज है, ये दिमाग में हमेशा याद रखना। एक एक्रोनिम याद रखो, SSTP, SST और P लिख लो, चलो P को आगे लगा लो, तुम्हें जो करना है वो कर लो। कौन सा अच्छा लग रहा है? P आगे अच्छा लग रहा है कि P पीछे अच्छा लग रहा है? P मतलब पीछे, ठीक है, तो SST पीछे। क्लियर, चलो पीछे, ठीक है, SST पीछे, ठीक है, SST पीछे मतलब हमेशा कभी भी सोचो इस एंगल पे सोचो। चैलेंजेस क्या है? एक तो सॉवरिटी प्रोटेक्शन, ठीक है, हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री, यार थोड़ा वर्ड अच्छा लग रहा है बड़ा तो लिख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऐसे स्मगलिंग कंट्रोल, ठीक है, अब पूरे में बॉर्डर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, लैंड बॉर्डर वाली, मैरीटाइम वाला हमने कर लिया है अलग से, अब मैं बॉर्डर मैनेजमेंट का पूरा जो है वो बता रहा हूं, ठीक है, वो दिमाग में रखना। ठीक है, उसके बाद टी से है आपका ट्रैफिकिंग, ठीक है, ट्रैफिकिंग को बचाओ, और पी से है पीपल, ठीक है, पॉपुलेशन को सिक्योर करो। ठीक है, ये 4 वर्ड याद रखना, कभी भी आंसर लिखने में 4 यूज कर सकते हो कि सॉवरेनिटी प्रोटेक्शन मतलब लैंड, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन और ये सबको बचाओ, प्लस पॉपुलेशन सिक्योरिटी, स्मगलिंग कंट्रोल और ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन। ये हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट का जो है, अभी हम लैंड बॉर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लीज वापस आ जाओ वहीं पे। ठीक है, उसको मैंने वहां पे कंप्लीट इसलिए नहीं किया, मैंने कहा एक बार मेरी टाइम हो जाए, ठीक है, वो छोटा सा टॉपिक है बीच में, उसके बाद अब लैंड बॉर्डर पे ही वो जो 15,000 किलोमीटर है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है उस पर बात करेंगे, बिकॉज इससे कनेक्शन हो जाएगा हमारा अगले टॉपिक से, सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसी, इसलिए मैंने इसको पीछे रखा है। ठीक है, मुझे पता है लॉजिकली वो वहां पे होना चाहिए, बट मैंने एक कनेक्ट बने इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। ठीक है, फाइन विद दिस?
ये याद रखना। नेक्स्ट है इंडियाज बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, ये दिमाग में समझो। इंडियाज एम्प्लॉयज अ कॉम्प्रिहेंसिव 4 पिलर अप्रोच टू सिक्योर इट्स वास्ट बॉर्डर, गार्डिंग थ्रू स्पेशलाइज्ड फोर्स, ठीक है, कुछ स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो हम डिस्कस करेंगे, रेगुलेटिंग मूवमेंट एंड ट्रेड्स, डेवलपिंग बॉर्डर एरियाज एंड एस्टेब्लिश्ड बायलैटरल मैकेनिज्म। मैंने आपको पहले ही बताया कि बॉर्डर मैनेजमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक आईआर से उसको सपोर्ट ना हो। इंटरनेशनल रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बैकएंड में आईआर काम करेगा रेदर देन आपके बॉर्डर मैनेजमेंट में आप कितनी ट्रूप्स रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके बायलैटरल रिलेशन अच्छे नहीं है। तो हमेशा याद रखना, इसको कभी मत भूलना, एस्टेब्लिशिंग बायलैटरल मैकेनिज्म, इसको कभी भी अपने आंसर में मत भूलना, ठीक है, ये इसका मेन कोर है। क्लियर? अब देखो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज है, मैं जस्ट यहाँ पे एक हल्का हल्का सा बता रहा हूं, बाद में इनको डिटेल में बताता हूं, ठीक है, बस इतना ही है कि बीएसएफ है, इसके बारे में बात करेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बीएसएफ खड़ी है, ठीक है, ऐसे याद रखो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक ही है, बांग्लादेश पाकिस्तान तो एक ही हुआ करता था, तो शुरू से वही चला आ रहा है कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो वहीं पे हमारी डिप्लॉयड है। उसके बाद आईटीबीपी, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर एरिया, तो तिब्बत पता ही चल रहा है, ये इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर है, इतना याद रखो, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद असम राइफल, तो असम वर्ड आ गया, मतलब नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल्स जो है वो डेप्यूटेड है, और जो आपका ये क्या है, समग्र क्या है, मैं भूल जाता हूं इसको, कल भी बोला था, समस्त्र शिक्षा बल क्या है, समस्त्र सीमा बल, ऐसा है ना, इसके लिए यार थोड़ा ये मेरे ना बचपन की मतलब शुरू से सशस्त्र सीमा बल, हाँ, सशस्त्र सीमा बल जो है एसएसबी, ठीक है, ये इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान के बॉर्डर पे, नेपाल भूटान पे ये क्या है, क्या है एक बार देख पढ़ लेता हूं मैं, सशस्त्र सीमा बल जो है वो इंडिया नेपाल और भूटान बॉर्डर पे, नेपाल भूटान बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल है, ये याद रखना। और तुम लोगों को भी पता भी है सशस्त्र सीमा बल न्यूज में भी है, ठीक है, अरे वो शिक्षा नहीं है, वो गलती से हो जाता, मेरे से टंग ट्विस्टर रहता है हमेशा, ठीक है। तो सशस्त्र सीमा बल जो है एक वो है ना समग्र शिक्षा अभियान, मैं उससे कंफ्यूज कर जाता हूं कई बार, ठीक है, तो ये समस्त्र क्या है, सशस्त्र, सॉरी रुक जाओ देखने दो, हाँ, सशस्त्र सीमा बल जो है ये न्यूज में भी है, बिकॉज अभी नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया है तो हमने सशस्त्र सीमा बल को जो है उसको हटा के यहाँ पे इंडियन आर्मी को जो है डिप्लॉय किया है, ये न्यूज में है, ये न्यूज है, अगर आपको पता हो तो, है ना, न्यूज में है कि नहीं है, बस अब सशस्त्र यार जो भी है यार, ठीक है, अब क्यों पीछे पड़े हो, ठीक है, ठीक है, ये याद रखो, इतना याद रखना है, बाद में इस पे बात करेंगे। बॉर्डर रेगुलेशन चैलेंजेस क्या है, एक तो फेंसिंग के ऑब्स्टेकल है, उसके लिए आपको लैंड एक्विजिशन करनी पड़ती है, ठीक है, तो लैंड एक्विजिशन में डिलेज होता है, तो फेंसिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम लोग बोलते हैं ना कि फेंसिंग नहीं हो रही, फेंसिंग कर दें तो क्या कोई दिक्कत थोड़ी है, फेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अरे लैंड एक्विजिशन का दिक्कत है, क्लियर, तो ये एक लैंड एक्विजिशन डिलेज, नॉन कॉपरेशन विद दी लोकल बॉडीज, लोकल बॉडी के साथ नॉन कॉपरेशन ये भी एक इशू है, और वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है, इलीगल माइग्रेशन कंट्रोल और ये सब में आपको पता ही है, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी फेंसिंग ऑब्स्टेकल, ठीक है। इसी कारण जो बॉर्डर एरिया के अंदर एक टर्म होती है ओवरग्राउंड वर्कर्स, ओजीडब्ल्यूज, ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं, ये मिलिटेंट के साथ कनेक्ट होते हैं, बात समझ आ रही है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, ये यूज करना है तुम्हें, ओवरग्राउंड वर्कर्स, ठीक है, मैं यहीं लिख देता हूं, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है ये मिलिटेंट्स के साथ जो है जुड़े होते हैं, और ये वेल कनेक्टेड होते हैं, और ये सारी इंटेलिजेंस जो है वो देते हैं, तो ओवरग्राउंड वर्कर्स ये बनते कहां से, ओवरग्राउंड वर्कर्स ओजीडब्ल्यूज, ये जो विलेज, जो बॉर्डर एरिया के विलेजेस होते हैं वहां के लोकल पॉपुलेशन है, लोकल में से ही कुछ लोग ओवरग्राउंड वर्कर बन जाते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर मतलब जो मिलिटेंट को साथ दे, ठीक है, तो लोकल पॉपुलेशन, तो इसलिए कहते हैं कि लोकल का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, अगर इनका डेवलपमेंट होगा तो ये ओजीडब्ल्यूज कभी कन्वर्ट ही नहीं होंगे, बनेंगे ही नहीं, ओवरग्राउंड वर्कर्स बनेंगे नहीं, मिलिटेंट के लिए काम ही नहीं करेंगे। और तुम्हें पता है कि लोकल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बॉर्डर एरियाज, कारगिल के बारे में भी हमें एक लोकल से ही पता चला था, ये यूज करना एज आंसर में अपने, जो कारगिल वॉर हुई उसकी सबसे पहली इंटेलिजेंस एक लोकल आदमी ने जाके आर्मी को बताया था, हमारी इंडियन फोर्सेस को बताया था, याद रखना भाई। सो लोकल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लोकल इंटेलिजेंस नहीं है आपके पास, आपको वहां के लोगों का, इसलिए बोलते हैं विनिंग द हार्ट एंड द माइंड्स ऑफ द लोकल पीपल अलोंग द बॉर्डर एरियाज, उनका जितना डेवलपमेंट होगा, बॉर्डर एरियाज में जितना डेवलपमेंट होगा उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है, तुम्हारी बॉर्डर सिक्योरिटी उतनी मजबूत रहेगी, क्योंकि वो तुम्हारे साइड में होंगे हमेशा, ये याद रखना बात, ठीक है। सो ओवरग्राउंड वर्कर्स विनिंग द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ द लोकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी में 2-3 तो कोर है जिनको कभी मिस मत करना,
एक तो लोकल एरिया, लोकल पीपल, ठीक है, उनका दिल जीतना सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा आपके बायलैटरल रिलेशंस, ठीक है। सिर्फ फेंसिंग करने से काम नहीं चलेगा, ये हमेशा याद रखना। फेंसिंग के अलावा ये काम करने बहुत जरूरी है अगर आपको प्रॉपर होलिस्टिक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट करना है। मैं आगे पूरा डिस्कस करूंगा कि कैसे एक बॉर्डर एरिया को किन किन अप्रोचेस के साथ जो है वो मैनेज किया जा सकता है। अभी मैं पूरा उस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो एक आपको फेंसिंग की ऑब्स्टेकल्स बता दी है, सॉल्यूशन जो है मल्टीपर्पज, इनको मैं डिस्कस करूंगा आगे डिटेल में, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है बात करने की। अब अप्रोचेस देखो, ठीक है। अप्रोचेस क्या है, बॉर्डर एरिया को, बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए कौन कौन सी अप्रोच को जो है हम फॉलो कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए गार्डिंग, जी फॉर गार्डिंग। गार्ड करो आप, सबसे पहला काम, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, आप उसको प्रॉपर गार्ड करो। गार्ड कैसे कर सकते हो कि आप असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दो। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड है ही ऑलरेडी, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ, ठीक है। आईटीबीपी जो है इंडो तिब्बत वाला, वो चाइना बॉर्डर पे, ठीक है। फिर एसएसबी जो है वो आपका नेपाल एंड भूटान बॉर्डर पे, ठीक है। असम राइफल्स जो है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है। ये तो असाइंड है, तो पहला काम है गार्डिंग। तो प्रॉपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कर लो, असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली चीज जो एग्जांपल मैंने बात कर ली है, क्लियर। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, आप प्रॉपर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाओ, ठीक है। जो चेक पोस्ट है, सिर्फ चेक पोस्ट बनाने से काम नहीं होगा कि आपने मान लो ये बॉर्डर एरिया है, ठीक है, इसमें चेक पोस्ट नहीं है। इंटीग्रेटेड मतलब इन चेक पोस्ट के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, बात समझ आ रही है। तो एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सिस्टम जो है, जो कि वेल कनेक्टेड हो, वो होना बहुत जरूरी है। ये गार्डिंग के अंदर दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, रेगुलर पेट्रोलिंग। रेगुलर पेट्रोलिंग, तो रेगुलर पेट्रोलिंग के लिए आपके दिमाग में मूवी आएगी दिमाग में, बजरंगी भाईजान आई क्या, कैसे वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं बजरंगी भाईजान, ठीक है। तो वो याद रखो उस टाइप की रेगुलर पेट्रोलिंग। अगर रेगुलर पेट्रोलिंग नहीं होती तो सलमान खान तो निकल जाता पाकिस्तान के लिए, लेकिन रेगुलर पेट्रोलिंग थी इसलिए सलमान खान पकड़ा गया, ठीक है। तो रेगुलर पेट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद टेक बेस्ड गार्डिंग, टेक्नोलॉजी का यूज करो, ठीक है। तब भी निकल गया, पता नहीं यार वो निकला कहां, तो पकड़ तो लिया था ना उसको, वो तो फिर वो हेल्प करके वो किया था, बट वैसे तो पकड़ा गया ना, ठीक है। टेक बेस्ड गार्डिंग के अंदर आप टेक्नोलॉजी का यूज करो, चाहे नाइट विजन डिवाइसेस यूज करो, रेडार्स का यूज करो, ग्राउंड सेंसर्स का यूज करो, टेलीस्कोप्स का यूज करो, ड्रोन्स का यूज करो। ये सारे टर्म्स आंसर में आने चाहिए प्लीज, ऐसे नहीं कि इनको हवा में लिख दिया मैंने, वही लिखा है जो तुम एज इट इज आंसर में यूज कर सकते हो। कोई फालतू बात नहीं है इसमें, 1% फालतू बात नहीं लिखी मैंने, ठीक है। मेरे को यहाँ पे पीपीटी किसी को दिखानी नहीं है कि मैंने पीपीटी कितनी अच्छी बनाई है, ज्ञान नहीं देना यहाँ पे। जो चीज यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में वो इंपॉर्टेंट है, और वही लिखा है। सो गार्डिंग के अंदर चार चीजें याद रखनी है। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करो, ठीक है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाओ, रेगुलर पेट्रोलिंग करो, और टेक्नोलॉजी बेस्ड गार्डिंग करो, ड्रोन्स का यूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो। फाइन विद दिस, ये थी हमारी फर्स्ट अप्रोच। अब आते हैं सेकंड, रेगुलेशन। गार्डिंग के बाद नंबर आता है रेगुलेशन का, कि आप रेगुलेट करो, जैसे मूवमेंट्स ऑफ पीपल, गुड्स, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इसमें एक अच्छा एग्जांपल है फ्री मूवमेंट रिजीम विद म्यांमार 16 किलोमीटर, ठीक है, और नेपाल बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर में जो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडो नेपाल बॉर्डर में आप ओपनली जा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है, बट चेक पोस्ट तो है वहां पे भी, वहां पे भी प्रॉपर जो है वो मूवमेंट ऑफ पीपल गुड्स जो है वो रेगुलेटेड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक जगह है विराटनगर, ठीक है, वो इधर काठमांडू जब इधर से जाते हैं तो बिहार में एक गांव है फॉरबिसगंज, फॉरबिसगंज से लोग जो है वो विराटनगर जाते हैं। विराटनगर आपका नेपाल के अंदर है, बहुत सस्ते सामान मिलते हैं, क्योंकि चाइना डंपिंग गुड्स जो है वो सारे नेपाल में आते हैं। तो विराटनगर, काठमांडू तो दूर हो गया फिर भी, बट मेन विराटनगर जो है लोग शॉपिंग करने जाते हैं यहाँ से, इंडिया से। तो मेरे भी काफी रिलेटिव जो है वो वहां पे कई बार शॉपिंग करने हैं, और चीजें काफी सस्ती मिलती है, जो सूटकेस है और है, ये सब चीजें काफी सस्ती मिलती है, चाइना का डायरेक्ट गुड्स जो है वहां पे डंप होता है। तो बहुत मतलब वो एक है। तो यहाँ पे बिहार में फॉरबिसगंज और उधर विराटनगर, ये एक इंपॉर्टेंट जगह है। तो कहीं ना कहीं इनके मूवमेंट्स ऑफ पीपल एंड गुड्स जो है वो कहीं ना कहीं रेगुलेटेड होता है, ठीक है, चेकिंग होती है उसकी, क्लियर है ये बात। उसके अलावा आप रेगुलेट कैसे कर सकते हो, एक तो आप लोगों को प्रॉपर गुड्स को जो है रेगुलेट करो, उसके अलावा आप मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हो, ठीक है, जो रोज घूम रहे हैं, मतलब इधर से उधर जा रहे हैं बॉर्डर पे, ओपन बॉर्डर में, जैसे इंडिया भूटान के बॉर्डर खुले हैं, इंडिया नेपाल के बॉर्डर खुले हैं, इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पहले खुले थे। तो इसमें क्या था कि भाई कैसे पता चले कि ये इंसान भाई इंडिया का है कि म्यांमार का है या इंडिया का है नेपाल का है, तो एक ही आइडेंटिटी कार्ड होता था। तो एक मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड नहीं है कि आधार कार्ड अलग दिखाओ, ये कार्ड अलग दिखाओ, सिर्फ बॉर्डर एरिया वालों के लिए अलग एक मल्टीपर्पज आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये एक रेगुलेशन का तरीका हो सकता है। उसके अलावा थर्ड, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से डिस्कस कर रहा हूं, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एरिया। डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट अगर नहीं किया
तो तुम बिल्कुल भूल जाओ कि तुम बॉर्डर एरिया को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। उस एरिया का डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसिटी, इट्स अ प्री रिक्विजिट, इट्स अ फंडामेंटल प्री रिक्विजिट, याद रखना बात, ठीक है। इसके लिए आप एक सिस्टम अप्रोच यूज कर सकते हो। सिस्टम अप्रोच क्या होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसको ध्यान से सुनना। जैसे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है कि हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर तक सब कनेक्टेड होते हैं, तो तीन चीजें हैं यहाँ पे सिस्टम अप्रोच से आप डेवलपमेंट कर सकते हो बॉर्डर एरिया का। तीन चीजों पे आपको फोकस करना है। फर्स्ट आपको फोकस करना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दी बॉर्डर एरिया, पहली चीज। दूसरा कनेक्टिविटी, उस एरिया की कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज एरिया, ठीक है। तो इस एरिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोच हो सकती है, एरिया अप्रोच हो सकती है और कनेक्टिविटी हो सकती है। कनेक्टिविटी के लिए आप क्या कर सकते हो, मोबाइल टावर्स और वो सब हमने बात की है, ठीक है। मोबाइल टावर्स, रोड्स, ठीक है। रोड्स के ऊपर तो अभी कुछ एक दो एडिटोरियल आए हैं, अभी आजकल में एक एडिटोरियल आए रोड की क्या इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी एरिया में, तो रोड्स, ठीक है, मोबाइल टावर, ये सब जो कनेक्टिविटी के रिलेटेड जो भी है। एरिया के अंदर आता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट। अब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में बहुत चीजें हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एग्रीकल्चर में भी हमने डिस्कस किया है कि मोस्टली बॉर्डर एरिया कहां पे है, पहाड़ों इलाकों पे है। ये सर नो, इंडिया का जो 15,000 किलोमीटर है वो सब पहाड़ से रिलेटेड है मोस्टली, ठीक है। मोस्टली टेरेन ज्योग्राफिकल है। और पहाड़ों पे डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, उसके लिए एक स्कीम है इंडिया की, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सबको लिख लेना, हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हिल एरिया डेवलपमेंट का होलिस्टिक जो है डेवलपमेंट, जैसे हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करो वहां पे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इस टाइप की चीजें जो है वो वहां पे काम करेगी रिमोट एरिया में, ये याद रखना बात, ठीक है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का भी रिसेंट एग्जांपल है फर्स्ट फ्लोरो मोनोफ्लोरल हनी, याद आ रहा है, हनी कल्टीवेशन, वो हनी का पूरा कल्टीवेशन 3000 फार्मर फैमिलीज को फायदा है बॉर्डर एरिया में, लेवेंडर वाली, यस, मोनोफ्लोरल लेवेंडर हनी, बात समझ आ रही है। सो इस टाइप का हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो सिस्टम अप्रोच क्या कह रही है, सिस्टम अप्रोच कह रही है कि आप एरिया को डेवलप करो, आप इंफ्रा बनाओ, इंफ्रा जैसे बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हो गए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हो गए, डैम्स हो गए। जैसे अभी एक रिसेंटली हमने इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाया जो काफी अच्छी कनेक्टिविटी करता है, वहां चेनाब रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और पिछले साल न्यूज में थी अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल, ये सब सुने होंगे तुम लोगों ने, सेला टनल सुनी है, सेला टनल, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश की है, पिछले साल न्यूज में थी। इस साल न्यूज में जम्मू कश्मीर का चेनाब रेल ब्रिज, ठीक है, वो, उसके अलावा अटल जो है वो तो है ही, रोहतांग पास वो सब तो है ही, ठीक है, बारामूला रोड लिंक जो है, ये सब प्रोजेक्ट तो न्यूज में रहते ही है, ठीक है। ये सब आपको आंसर्स में लिखने हैं, प्लीज उनको सुन के ऐसे निकालना नहीं है, इनको लिखोगे तो करंट से करंट लगा पाओगे, नहीं तो बस अखबार पढ़ लो कि पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं हम। जब तक तुम्हारे आंसर्स में ये नहीं आते, समझ लो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल करना ही है, इसीलिए मैं इतना बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये थर्ड है हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज कि हमें एरिया इंफ्रा एंड कनेक्टिविटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट अप्रोच को करना पड़ेगा। उसके बाद है बैरियर टू ब्रिज अप्रोच, बैरियर टू ब्रिज, ये अप्रोच है पुष्पिता दास की, किसकी है, मैंने शायद पहले पुष्पिता सेन नाम ले लिया, पुष्पिता दास, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है। उन्होंने काफी बॉर्डर सिक्योरिटी पे और सिक्योरिटी पे पेपर्स लिखे हैं, तो उनकी ये अप्रोच है बैरियर टू ब्रिज अप्रोच, ठीक है। ये कंटेंट सारा अलग सा है, थोड़ा सा बात समझ आई, थोड़ा सा इस पे बुक भी है, हाँ हो सकती है, बुक्स भी हो सकती है। बैरियर टू ब्रिज अप्रोच, ये पुष्पिता दास की अप्रोच है। वो कहती है कि एक तो आपको बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पे काम करना चाहिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, मतलब मान लो ये बॉर्डर है, इधर मान लो पाकिस्तान है, इधर मान लो इंडिया है, ठीक है, इधर इनका बॉर्डर के इंस्टीट्यूशन है, बॉर्डर मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन है, इधर इंडिया के बॉर्डर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों के बीच में प्रॉपर बायलैटरल जो है वो रिलेशन हो चाहिए, बात समझ आ रही है। एक तो हम कंट्री वाइज बायलैटरल रिलेशन की बात कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये तुम्हें समझ आएगा, ये वाली जो अप्रोच है ये समझ आएगी तारक मेहता के उल्टा चश्मा से, जब जेठालाल पाकिस्तान चला जाता है, बात समझ आ रही है, ठीक है, उतना ही समझ लो, उससे याद आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जो जेठालाल पाकिस्तान जाता है तो कैसे इधर के बॉर्डर एरिया के इंस्टीट्यूशन और उधर के बॉर्डर एरिया इंस्टीट्यूशन जो है दोनों के बीच में कनेक्शन, बात समझ आ रही है। सो वो एक इंपॉर्टेंट है और इसी की बात कर रहा है ये बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं लियासियन मीटिंग्स, मतलब इनकी रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए,
ठीक है, इन इंस्टीट्यूशंस की रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, आपस में ये लोग अपने बैरियर्स जो है उनको खत्म करे और एक प्रॉपर ब्रिज बनाए रिलेशन का, ठीक है, इसे बोलते हैं बैरियर्स टू ब्रिज अप्रोच। यूज करो अपने आंसर में इसको, ठीक है। अब इसी वर्ड को आप अपने यूपीएससी के एग्जाम में कहीं भी यूज कर सकते हो, बैरियर टू ब्रिज अप्रोच। और कहां बैरियर टू ब्रिज अप्रोच से हम काम कर सकते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, सेम यही वर्ड वहां पे यूज कर सकते हो। आज समझ आ रही है? साथ ही साथ ट्राइबल्स का आंसर लिखो, वहां पे बैरियर टू ब्रिज अप्रोच यूज कर सकते हो। बात समझ आ रही है? ये होता है कि कीवर्ड्स को यूज कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज कीवर्ड्स को ध्यान से समझो। एक ही कीवर्ड जरूरी नहीं कि यहीं पे यूज करना है, एक ही कीवर्ड को 10 जगह पे यूज करो, क्योंकि यूपीएससी पूरा एग्जाम कनेक्टेड है, सारे जीएस एक ही है, ये याद रखना। बात समझ आई? अगर तुम्हें यूपीएससी के सिलेबस को समझना है तो एक कांच के टुकड़े की तरह है, ठीक है। हालांकि इसको मैं अलग तरीके से यूज करता हूं, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। ये कांच का टुकड़ा है, एक मिरर है, ठीक है। ये मिरर के टुकड़े हो गए, एक दिन नीचे गिर गया, ठीक है। और जिसके पास जो टुकड़ा आया, तो एक टुकड़ा जिसके पास आया उसने कहा ये GS1 है, जिसके पास दूसरा टुकड़ा आया वो बोलता है ये तो GS2 है, एक कह रहा है GS3 है, एक कह रहा है ऑप्शनल है, एक कह रहा है GS4 है। बात समझ आ रही है? बट मैं कह रहा हूं कि वो एक ही कांच का टुकड़ा था, उसके अलग अलग टुकड़े हो गए। बात समझ आ रही है? ये है यूपीएससी का सिलेबस, अगर समझना है तो। और सेम इसी को यूज कर सकते हो, इसी सेम एनालॉजी को यूज कर सकते हो किसमें, रिलीजन में। सारे रिलीजन एक है, ठीक है। एक ही कांच का टुकड़ा है, जिसके पास जो टुकड़ा आया उसने कहा कि ये भगवान है, ऐसे भगवान, ये अल्टीमेट ट्रुथ है। बात समझ आई? जैन वालों ने जैन अपने धर्म बना लिए, बुद्ध वाले ने बुद्ध, हिंदू वालों ने हिंदू, जो भी XYZ। क्लियर है ये बात? फाइन विद दिस? तो इस तरीके से दिमाग में रखना है बैरियर टू ब्रिज अप्रोच। नेक्स्ट है एनहेंसिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये तो हमने बात की है, मतलब ये बायलैटरल इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म, इसमें TMKOC वाला, ठीक है, और इसमें बायलैटरल जो कंट्री टू कंट्री है वो तो अच्छे होनी चाहिए। उसके बाद है कम्युनिटी एंगेजमेंट अप्रोच, कि आप कम्युनिटी के साथ एंगेज करो, ठीक है। आप पीपल टू पीपल कनेक्ट करो, जैसे भारत दर्शन प्रोग्राम करो, एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज करो, और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी होती है इससे रिलेटेड, और आगे भी हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे बॉर्डर एरिया रिलेटेड। ये है कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसके ना बहुत सारे ऑपरेशंस और न्यूज में ना करंट में आते, तो इसको एड ऑन कर लेना, ठीक है। जो करंट का होगा उसको, कुछ भी प्रोजेक्ट कोई दिमाग में याद आए तो उसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, ये करंट अफेयर से हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बुलाया, तो वही है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को थोड़ा सा मैं हल्का सा बता देता हूँ, ठीक है। एक दो लाइन में वैसे टर्म्स आनी चाहिए तुम्हारे पास आंसर्स में, कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1987 में लॉन्च हुआ, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरियाज में बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस करना है, कम्युनिटी सेंटर, मोबाइल डिस्पेंसरी, मार्केटिंग यार्ड्स, फॉरेस्ट्री, फिशरीज डेवलपमेंट, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये सब, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्पेशल स्कीम्स चलाना। ये है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कभी भी यूज कर सकते हो एज अ अपने आंसर में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट। उसके अलावा बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, नेशनल लेवल मीटिंग्स, बॉर्डर बाय लियासन मीटिंग्स, ठीक है, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन इनके बीच में हो, उसको भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद एक है, ये सब बस टर्म यूज करनी है तुम्हारे आंसर्स में, मैंने इसलिए लिखी है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाईटेक सर्विलेंस, कम्युनिकेशन नेटवर्क, कमांड सेंटर्स, ठीक है। ये सब वर्ड्स आने चाहिए आंसर्स में, कि ये पूरा जो सिस्टम था इसने रिप्लेस कर दिया मैनुअल पेट्रोलिंग को एंड विद इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस में आप एग्जांपल यूज करते, जो मैंने बोला ना, क्या टेक्नोलॉजिकल बेस्ड गार्डिंग, याद है ये वाला, इसमें एग्जांपल आ जाएगा IBMs। समझ आई बात? उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। और जो मैंने यहाँ पे एरिया बोला है उसमें बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ऐसे एग्जांपल आ जाएगा। समझ आई बात? क्लियर? फाइन विद दिस? कोई एक्रोनिम बन रहा है इसका अप्रोचेस में? G है हमारे पास, R है, D है, B है, C है, कुछ है, कुछ बन पा रहा है, कोई बना पाएगा? ABCD सीधे ही हो रहा है, BCD तो ऐसे ही हो गया, फिर G और R कर दो, ठीक है। या फिर RGB कलर्स होते हैं, RGB, तो RGB तो यही हो गया, RGB, उसके बाद DC CD, RGB CD, ऐसे करके कुछ भी बना लो, ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये 5 अप्रोचेस तुम्हें याद रखनी है। क्लियर? बस एक्रोनिम्स रटते रहना साथ साथ, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करा, एक्सप्लेन है। समरी क्या है, अब समरी समझो क्या बात है। स्कीम एक तो है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, कनेक्ट्स एंड डेवलप्स बॉर्डर विलेजेस विद फोकस ऑन रोड कनेक्टिविटी, एक्टिव इन दी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख,
थ्रू कम्युनिटी कोलैबोरेशन, कम्युनिटी कोलैबोरेट करके आप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट आपके आंसर में आना चाहिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स। क्लियर है? ठीक है, ये भी एक गवर्नमेंट स्कीम है। उसके अलावा कारगिल कमेटी रिकमेंडेशन क्या कहती है? वो कहती है कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, डेडिकेटेड मिनिस्ट्री होनी चाहिए, डिवीजन एस्टैब्लिश विद इन दी होम अफेयर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट अलग होना चाहिए, तो तुम वे फॉरवर्ड में कारगिल कमेटी रिकमेंडेशन यूज कर सकते हो। उसके अलावा वन बॉर्डर वन फोर्स, सिंगल फोर्स डिप्लॉयमेंट पर बॉर्डर विदाउट इंटरनल सिक्योरिटी डिस्ट्रैक्शन, उनको कोई इंटरनल सिक्योरिटी का कोई तामझाम नहीं है, सिर्फ उनको बॉर्डर ही संभालने हैं, तो वन बॉर्डर वन फोर्स। ठीक है, मान लो एक लैंड बॉर्डर है तो लैंड बॉर्डर की एक ही सिंगल फोर्स होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए आईटीबीपी अलग हो, बीएसएफ अलग हो, ये सब अलग हो, नो, एक ही होनी चाहिए। और तुम लोग भी सोचोगे कि भैया यार ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण है ज्योग्राफी, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ज्योग्राफी। सबकी ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से की हुई है, जब मैं सिक्योरिटी एजेंसी पढ़ाऊंगा उसमें तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, ये याद रखना बात। ठीक है, उसके बाद है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमने बात कर ली है, मैरीटाइम स्ट्रेंथिंग वो भी हमने बात कर ली है। क्लियर, इतना ही दिमाग में रखना है। मैरीटाइम स्ट्रेंथिंग पे भी कारगिल कमेटी की रिपोर्ट है, तो मैरीटाइम के आंसर में भी कारगिल कमेटी रिकमेंडेशन लिख सकते हो एज इट इज। क्लियर, ठीक है, आंसर की शुरुआत कर सकते हो, एंड कर सकते हो, तुम्हें जो करना है, तुम्हें एक वैल्यू एडिशन मिल गया यहां से, अब तुम कैसे यूज करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। थर्ड है एयर स्पेस सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, एयर स्पेस में कुछ नहीं है, इंडियन एयर स्पेस डायमेंशन लाइक 40 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर कवरिंग मेनलैंड, आइलैंड, टेरिटोरियल वाटर, मतलब पूरा एयर स्पेस। ठीक है, 6 एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन्स है, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, इस तरीके से पूरा एयर स्पेस जो है डिफाइन किया गया है। ये कब आया? पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस के बाद जो है इसकी इंपॉर्टेंस पता चली। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट वायलेशंस होते हैं, लिमिटेड सिविल एविएशन कॉरिडोर्स है, तो हमें फ्लेक्सिबल यूज ऑफ एयर स्पेस करना चाहिए कॉन्सेप्ट। बस ये जस्ट 2 पॉइंट आंसर में आने चाहिए, इसके लिए मैंने लिखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फाइन विद दिस, इतना ही दिमाग में रखना है। तो ये है पूरा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूं, सर्विलेंस, इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्स, ये 4 वर्ड में पूरा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है। सर्विलेंस, इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्स। ठीक है, इंडियाज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, इंटीग्रेट बॉर्डर गार्डिंग, कोस्टल सिक्योरिटी, एयर स्पेस मैनेजमेंट थ्रू कोऑर्डिनेटेड मल्टी एजेंसी फ्रेमवर्क, बायलैटरल कोऑपरेशन, एडवांस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। ये है पूरी समरी ऑफ द चैप्टर। क्लियर है? यही से शुरू करते हैं आगे की बात। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा नहीं है, जस्ट इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्सेस है। ठीक है, इंडिया मेंटेन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अपैरेटस। ठीक है, ये वर्ड्स यूज करो आंसर में, सिक्योरिटी अपैरेटस डिजाइन टू एड्रेस अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। दिस सोफिस्टिकेटेड सिस्टम encompasses various specialized forces and agencies each with the distinct mandate and operational capability। सबके अपने डिस्टिंक्ट मैंडेट है और सबके अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है, यही है प्रॉब्लम। इसलिए हम वन फोर्स वन बॉर्डर पे नहीं जा पा रहे, शिफ्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज सबकी अपनी अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है। ये वर्ड यूज कर सकते हो अपने आंसर में, जब भी आर्गुमेंट देना हो। कई बार डिटेल में कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर न्यूज में रहे कभी कि वन बॉर्डर वाला कोई अगर न्यूज में रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये कारगिल की कमेटी रिपोर्ट से आप आंसर लिख सकते हो। तो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी सबकी अलग अलग है, हर फोर्सेस की कैपेबिलिटी अलग अलग है, इसलिए वन बॉर्डर वन फोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इससे प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मतलब एक ही इंसान को सभी तरीके के ज्योग्राफी की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बात समझ आई? तब जाके आप इंटीग्रेटेड जो है वो मैंडेट कर सकते हो, इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी फ्रॉम हिस्टोरिक फाउंडेशन ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, मैं सही बताऊं तो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है, बस बताने के लिए बता रहा हूं यहाँ पे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1776 में ये शुरू हुआ था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी, सुप्रीम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश मिलिट्री डिपार्टमेंट इन कोलकाता। ठीक है, फिर 1833 के चार्टर एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो ये बात की गई है। उसके अलावा आर्मी यूनिफिकेशन हुआ 1895, उसके बाद 1906 1938 डिपार्टमेंटल इवोल्यूशन, उसके बाद मॉडर्न स्ट्रक्चर 1947। ठीक है, एक बार रीड कर लेना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टू नो, बस थोड़ा सा आपको पता हो, उसके अलावा कुछ नहीं। इंडिया की डिफेंस फोर्सेस कौन कौन सी है? एक तो है इंडियन आर्मी। ठीक है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, ध्यान से समझना, मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, और इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, कोस्ट गार्ड जो हमने मैरीटाइम वाली देखी थी, अब मुझे फटाफट आंसर बता दो कमेंट बॉक्स में, कोस्ट गार्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस चीज को प्रोटेक्ट करना, कौन से मैरीटाइम जोन को प्रोटेक्ट करना इंडियन कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी है, मैंडेट क्या है उनका? यस, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये है उनका मैंडेट, बस इतना याद रखना है। ये सब किसके अंडर आती है? डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है? नो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, ये याद रखना बात। क्लियर है ये बात? ये बात याद रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री पूछ लेगा। तो कोस्ट गार्ड आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, ये याद रखना। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स वो सब तो है ही।
ठीक है, आर्मी का काम क्या है, लैंड बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशन, नेवी का है मेरीटाइम बॉर्डर्स इंटरेस्ट, और हमने बात कर लिया है हाई सीज के अंदर इनका रोल है, ठीक है। सो नेवी के काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आते ही रहते हैं, ठीक है। इंडियन नेवी जो ये पायरेसी वाले जो इशू होते हैं ना, सेफ इंडिया के बिजनेसेस, कंटेनर्स, इन सबको सेफ पासेज करवाना, ये इंडियन नेवी का रोल है। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, जो ये सोमाली और ये यहाँ पे पायरेट्स है, तो प्रॉपर जो है वो कंटेनर्स की सिक्योरिटी ये इंडियन नेवी का काम रहता है यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स आपको पता ही है, नेवल फोर्सेस, ठीक है, नेशनल एयर स्पेस और इंडियन कोस्ट गार्ड, वो भी आपको पता है, तो हम यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे, आपको पता है। अब ये समझो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ठीक है, सीएपीएफ, सेंट्रल, सेंट्रल मतलब वर्ड से आ रहा है सेंट्रल, ठीक है, स्टेट लेवल पे नहीं है। स्टेट लेवल पे कौन है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कौन कर रही है, पुलिस। ये तुम्हें फेडरलिज्म में काम आएगा, एक पॉइंट बनेगा यहां से, जीएस2 में भी तुम यहां से पॉइंट लिखोगे, ठीक है, वहां पे भी डिस्कस करूंगा। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ, उसके अंदर पहले 8 थी, आरपीएफ भी थी, बट अब आरपीएफ को नहीं इंक्लूड करते, कई जगह पे कहा है, कई जगह पे नहीं। तो तुम मानो कि 7 मेन फोर्सेस इसके अंदर आती है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, सीएपीएफ के अंदर 7 फोर्सेस आती है मेजर, ठीक है। एक आरपीएफ भी थी, ठीक है, वो इतनी थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको दिमाग में मत रखो, वो 7 फोर्सेस को दिमाग में रखना है हमारे लिए, ये याद रखो, क्लियर, बात समझ आ रही है। अब ये 7 फोर्सेस कौन कौन सी है, इसको समझो, सीएपीएफ के अंडर। अब ये सीएपीएफ किसके अंडर आता है, सीएपीएफ के एग्जाम, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ठीक है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक्सटर्नल फोर्सेस किसके हाथ में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, ये किसके हाथ में है, अमित शाह जी के हाथ में है, होम अफेयर्स, क्लियर। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है सीएपीएफ, ठीक है। सीएपीएफ के अंदर 7 फोर्सेस है, उनको ध्यान से सुनो समझो, इन दोनों को अलग कर दो, ठीक है, और इनको अलग रखो। पहले मैं बॉर्डर वाली बता रहा हूं, एक तो असम राइफल, असम राइफल कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में, पहले ही हमने बात कर ली है, ठीक है, बस इनको बताना था। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है ये, फाउंडेड इन 1835, चाचर लेवी, नोन एज फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल, ठीक है, मणिपुर वाले तो ऐसा नहीं कह रहे, ठीक है, बट इनको कहा जाता है फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल, ठीक है। बीच में ये भी असम राइफल भी जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रही थी, अगर आपको पता हो, मणिपुर इशू के कारण, ठीक है। सो फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल कहा जाता है असम राइफल को, हेडक्वार्टर्ड इन शिलोंग, स्पेशलाइजिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, ये इसका मैंडेट है, बस इतना ही मैंडेट याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। असम राइफल का मैंडेट क्या है, ठीक है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न की बॉर्डर सिक्योरिटी, फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल इनको कहा जाता है, क्लियर है। फिर है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, इनको बोला जाता है हिमवीर, क्या बोला जाता है, हिम मतलब बर्फ, स्नो, तो स्नो एरिया के एक्सपर्टीज है इनकी एक्सपर्टीज है स्नो एरिया में रहना, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फोर्स गार्डिंग इंडो चाइना बॉर्डर, ऑपरेटिंग इन दी हार्श हिमालयन टेरेन, बात समझ आ रही है। वाइल कंडक्टिंग डिजास्टर रिस्पॉन्स, यहां पे डिजास्टर भी आते हैं, आपको पता होगा इस एरिया में, ठीक है, कभी ग्लोफ जैसे इंसिडेंट हो जाता है, कभी जो है एवलांचेस हो जाते हैं, ठीक है, उन सब में इनका रोल होता है हिमवीर का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, डिजास्टर रिस्पॉन्स में काफी। तो देखो डिजास्टर रिस्पॉन्स यहाँ पे असम राइफल का मैंडेट में नहीं था, आज समझ आ रही है क्या, इसलिए मैंने कहा था कि इनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, सबकी एक्सपर्टीज अलग अलग है, जिस एरिया में उस एरिया की जो पर्टिकुलर टेक्युलर नीड है उसके हिसाब से उनका मैंडेट है। तो आपको ज्योग्राफी पता है तो आप मैंडेट कर लोगे, और ज्योग्राफी हमने हर बॉर्डर एरिया की बहुत डिटेल में डिस्कस की है, यस और नो। ज्योग्राफी क्लियर है तो ये भी क्लियर है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि आईटीबीपी है हिमवीर, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फोर्स गार्डिंग इंडो चाइना बॉर्डर, ऑपरेटिंग इन द हार्श हिमालयन टेरेन व्हाइल कंडक्टिंग डिजास्टर रिस्पांस एंड रिलीफ ऑपरेशन इन द माउंटेनियस रीजन्स, ठीक है, ठीक है, दो तो ये हो गए। फिर तीसरा है सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, ये भी सिक्योरिटी है बॉर्डर का एरिया के अंदर, गार्ड्स इंडियन बॉर्डर नेपाल एंड भूटान, इंगेजिंग इन काउंटर इंसर्जेंसी एंटी स्मगलिंग, तो यहाँ पे स्मगलिंग वाला इशू है, उसका मैंडेट इन्हीं के पास है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, जो प्रॉब्लम पता है जिसको वो 2 मिनट में कर सकता है, ठीक है। एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन, मेंटेनिंग पीसफुल बॉर्डर रिलेशन विद द नेबरहुड कंट्रीज, ठीक है। और तालियां मेरी इसलिए बजी थी क्या, मैंने सही से बोल दिया था, सशस्त्र सीमा बल है, ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये भी होम अफेयर के अंडर है, गार्ड्स इंडियन लैंड बॉर्डर्स ड्यूरिंग पीस टाइम, प्रिवेंट्स ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स इंक्लूडिंग स्मगलिंग, इन्फिल्ट्रेशन, मेंटेनिंग फ्रंटियर एजेंसी। कुछ याद नहीं करना, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, तुम्हें कोई मैंडेट याद करने की जरूरत नहीं है। क्या याद करने की जरूरत है, उस पर्टिकुलर बॉर्डर एरिया का चैलेंजेस पता होने चाहिए, वही उस सिक्योरिटी एजेंसी का, सिक्योरिटी फोर्स का मैंडेट है, बात समझ आ रही है,
वो वहां पे जो हमने डिस्कस किया है ना, बस उसको दिमाग में रखो, वही मैंडेट है उस पर्टिकुलर फोर्स का। आपको पता होना चाहिए वहां पे फोर्स कौन सी डेप्यूटेड है। ये बात समझ आई? तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर? फाइन विद दिस? बीएसएफ फॉर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। देन आपका आईटीबीपी फॉर इंडिया एंड नेपाल, सही बोल रहा हूं क्या? नो, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। फिर आपका सशस्त्र सीमा बल आपका भूटान एंड नेपाल, और लास्ट है असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट। ये चार तो हो गए बॉर्डर एरिया वाली सिक्योरिटी फोर्सेस। उसके अलावा कौन कौन सी फोर्सेस है? एक है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के जवान तुम लोग देखते हो, ठीक है, कहां पे देखते हो? ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर, कंडक्टिंग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, एग्जीक्यूटिंग एंटी टेररिज्म मिशन अक्रॉस द कंट्री। एंटी टेररिज्म के अंदर, टेररिज्म में जो मेन जो काम है वो सीआरपीएफ की पुलिस मिलेगी तुम्हें, सीआरपीएफ के ऑफिसर मिलेंगे टेररिज्म में। क्लियर है? वहीं पे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल, सीआईएसएफ, ये आपको मिलेंगे मेट्रोज के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर सीआईएसएफ थी, अभी पार्लियामेंट में न्यूज में आया था, याद है? अभी शायद सीआईएसएफ के जवान इसमें रेखा गुप्ता के ऊपर जब वो कोई थप्पड़ मारा था क्या, हाँ, तो सीआईएसएफ के जवान कुछ उनको लगाया था कि हटाया था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। उस टाइम भी न्यूज में सीआईएसएफ के थे, उनको लगाया था, फिर वापस दिल्ली पुलिस को दे दिया चार्ज, शायद ऐसा कुछ था। हाँ, पार्लियामेंट पे जो अभी वो हुआ कि वो एक वो बॉम्ब जो है वो कलर बॉम्ब जो है वो फेंका था आज से 6-7 महीने पहले, उस टाइम सीआईएसएफ पे काफी ज्यादा, सीआईएसएफ को हटाओ, ये करो, वो करो। तो ये जितने भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे एयरपोर्ट, सी पोर्ट, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सीआईएसएफ की है। अब से थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, जहां भी जाओ, घूमने जाओ, बाहर देखो, तो देखो कि कौन वहां पे गार्ड कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो तुम्हें रटने की कुछ जरूरत नहीं है। तुम मेट्रो स्टेशन पे जाओगे, तुम्हें कौन दिखेगा बताओ? सीआरपीएफ के जवान दिखेंगे कि सीआईएसएफ के जवान दिखेंगे? बताओ फटाफट, कौन दिखेंगे? अगर मेट्रो स्टेशन में सीआईएसएफ, यस। रटने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना बात। जस्ट ऑब्जर्व करो, याद हो जाएंगे। उसके बाद कुछ इलीट स्पेशल फोर्सेज है हमारी। इलीट में कौन कौन से हैं? एक तो पैरा फोर्सेज है आर्मी की, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरा ट्रूपर स्पेशल फोर्स, पीएसएफ बोलते हैं, पैरा ट्रूपर स्पेशल फोर्स, ये इलीट फोर्सेज है, ठीक है। ये जून में क्रिएट हुई 1960 में इंडो पाकिस्तान वॉर, ठीक है। स्पेशलाइज एयरबोर्न एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के अंदर पैरा फोर्सेज है आर्मी के अंदर। ऐसी नेवी के अंदर है मार्कोस, ठीक है, मैरीटाइम कमांडो फोर्स एस्टेब्लिश इन फरवरी 1987, इनिशियली ट्रेन्ड बाय यूएस नेवी, ठीक है, सील्स एंड ब्रिटिश स्पेशल फोर्स। तो ये भी मैरीटाइम ऑपरेशन में मार्कोस। तो मैरीटाइम में आपको मैंने पहले बता दिया नेवी है, नेवी के अंदर भी कौन सी फोर्स एक एलीट है? मार्कोस। ये भी न्यूज़पेपर में मार्कोस का नाम आता है, कभी आर्टिकल पढ़ो तो। पढ़ा है क्या कभी किसी ने मार्कोस? अखबार को आंखें खोल के पढ़ो, एक एक टर्म को सर्च करो गूगल में, कभी अगर कोई टर्म तुम्हें लगे तो। तुम्हारी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अखबार पढ़ते हो, रोते रोते अखबार मत पढ़ो, क्यूरियोसिटी के साथ अखबार पढ़ो प्लीज। उसके बाद है गार्ड कमांडोस, एयरफोर्स के हैं ये, ठीक है, ये भी 2004 में, ये भी काउंटर टेररिज्म में इनका रोल है। सो काउंटर टेररिज्म में हमें दो फोर्सेस और मिल गए, एक तो पैरा फोर्सेस ऑफ आर्मी एंड गार्ड कमांडोस ऑफ एयरफोर्स, मार्कोस ऑफ द नेवी, मैरीटाइम सिक्योरिटी। उसके अलावा प्रधानमंत्री के आसपास तुम लोग देखते हो वो कौन है? एसपीजीज, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और उनकी इमीडिएट फैमिली, उनके आसपास रहती है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। एसपीजी के कमांडो दिखते हैं आपको। इंडिया ब्रूटल फोर्स, ठीक है, काफी ज्यादा रील्स आती है वो लाइट वाली, ठीक है, जैसे जयशंकर सर की वो लेजर लाइट वाली आंखें होती है, वैसी इनकी भी आती है, ठीक है, एसपीजी, ठीक है। चलो ओके ग्रेट। इंटेलिजेंस से रिलेटेड कौन कौन सी, अब एजेंसीज की बात कर रहा हूं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस थी जो हमने डिस्कस की। अब थोड़ी एजेंसीज के बारे में बात करता हूं। जैसे एक तो रॉ, रॉ का नाम सुनते हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, ये इंडिया एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस, ठीक है, इंगेजिंग इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, प्रमोटिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक फॉरेन इंटरेस्ट थ्रू कोवर्ट ऑपरेशन, ठीक है। इतना वर्ड, एक वर्ड याद रखना है, रॉ का काम है बाहर की इंटेलिजेंस, फॉरेन इंटेलिजेंस, बस एक ही वर्ड। मेन का काम है कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, ये याद रखना, क्लियर। उसके बाद है आईबी, आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, फोकस्ड ऑन इंटरनल इंटेलिजेंस। सो अंदर की इंटेलिजेंस के लिए आईबी, बाहर की इंटेलिजेंस के लिए रॉ, ये याद रखना, क्लियर है? फाइन। उसके बाद है एनआईए, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, सेंट्रल एजेंसी एस्टैब्लिश कॉम्बैट टेररिज्म, ऑथोरिटीज टू इन्वेस्टिगेट टेररिज्म रिलेटेड केसेस विदाउट रिक्वायरिंग स्पेशल स्टेट परमिशन, कोई जरूरत नहीं होती इनको, ठीक है, वो है एनआईए। हमने पहले भी एनआईए के बारे में बात कर लिया, 2008 में एस्टैब्लिश हुए। उसके बाद है सीबीआई,
ये भी हाई प्रोफाइल क्राइम केसेस, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, इस टाइप के केसेस को देखती है, नेशनल इंटीग्रिटी को जो भी नुकसान पहुंचाए। उसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में हमने सब पढ़ा हुआ है, बस मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये भी हमने मनी लॉन्ड्रिंग वाले में पढ़ी है। जस्ट आपको यहाँ पे रिवाइज एक जैसे एक साथ ही सारी एजेंसीज हो जाए, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब क्या है ऑर्गेनाइजेशनल मैंडेट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का मैंडेट है, एयरफोर्स का मैंडेट है, इंडियन आर्मी का मैंडेट है, इंडियन नेवी का मैंडेट है। ठीक है, ये सारे मैंडेट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, जस्ट आपको रीड करने हैं, कुछ भी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ओवरसी इंटरनल सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्स, बॉर्डर मैनेजमेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन और ये सब। फिर आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच एंजॉइंस द इंडियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल अग्रेशन। तो तुम कभी भी इस आंसर को आर्टिकल 355 से इंट्रो शुरू कर सकते हो। बात समझ आ रही है? आर्टिकल 355 को यूज करके तुम इंट्रो कर सकते हो कभी, अगर तुम्हें करना हो तो, अगर तुम्हें यूज करना आए तो। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ये हमने बात कर ली है। 1776 से शुरू हुआ, 7 मेजर सीएपीएफ यूनिट्स है, 4 इंटेलिजेंस एजेंसीज है जो हमने डिस्कस कर लिया है, 3 आर्म्ड सर्विसेज है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। 3 आर्म्ड सर्विसेज के बीच में जो वो कोऑर्डिनेट है वो है सीडीएस, वो भी हमने मतलब वो भी आपको पता है। यही है पूरा इंटरनल सिक्योरिटी। ये था मेरी साइड से इंटरनल सिक्योरिटी। अब आपको करनी है आंसर राइटिंग। क्लियर? क्लियर है ये बात? फाइन विद दिस? आई होप आपको इंटरनल सिक्योरिटी सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब कभी भी एक क्लास लेके जो इंटरनल सिक्योरिटी से कोई करंट अफेयर है, कुछ और है, तो एक दिन में सारे डिस्कस कर लेंगे। छोटे छोटे कीवर्ड्स है, अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर में कई बार कीवर्ड्स आते हैं। ठीक है, ग्रे जोन, ये जोन, वो जोन, ठीक है, उन जोन को बाद में देखेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ये बेसिक फाउंडेशन ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी, जो बेसिक से एडवांस, इसमें मैंने कोशिश की है कि उतना ही पढ़े जितना हमारे काम का, फालतू न्यूज कुछ भी नहीं मैंने इसमें डिस्कस किया। फाइन विद दिस?